जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जो भी एग्जाम है और जिसमें संस्कृत साहित्य सिलेबस में है आपके, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स 99 रुपीज में डिजाइन किया गया है। और ये आपको कोर्स जो है फीचर होगा हमारे, जैसे ही आप जाएंगे प्ले स्टोर पे हिंदी और प्राइड ऐप सर्च करेंगे तो हिंदी और प्राइड ऐप सर्च करने के ड्यूरिंग जो है आप इस तरह ओपन करेंगे और इस तरह फीचर होगा वैकल्पिक विषय और ऑप्शन करके विकल्प ऐसे बॉक्स में होगा। उस चेक बॉक्स में यूजीसी नेट हिंदी साइट पेड कोर्स में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको ये कोर्स दिखेगा, संस्कृत साहित्य जीआईसी एलटीटी जीटी पीजीटी। ये मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स है और ये आपकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ तक। इवन जैसे जीआईसी जब तक नहीं हुआ रहेगा तब तक है। और इसमें आप टीजीटी पीजीटी यानी एक बार जो आपका संस्कृत साहित्य वाला पोर्शन है, रचना और रचनाकार, संस्कृत साहित्य में जितने भी रचनाकार हैं, इवन जैसे 7 कवि आपके एलटी में लगे हैं तो पहले वो कवर होंगे, फिर जीआईसी में 6 और लगे हैं रचनाकार, उन्हें भी कवर कराया जाएगा। और संस्कृत व्याकरण के जितने भी आपके सिलेबस के हैं उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो करीबन हो सकता है ये 50 वीडियो तक जाए, लेकिन आप इसको लेने के बाद ये आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका संस्कृत साहित्य का पोर्शन अच्छा खासा स्ट्रांग होगा। प्लस इस पे एक चीज़ ऐड ऑन है जो मेरी पढ़ाने के तरीके में ये सम्मिलित किए हुए रहते हैं। अगर हम 10 मिनट कॉन्सेप्ट पे 20 मिनट बात कर रहे हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर कराएंगे ताकि आपको आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सेशन हम यूट्यूब पे पूरा नहीं करा सकते, कोई मतलब भी नहीं है। मैंने बहुत यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन वो लास्ट तक उतना वो नहीं रहता। तो जो विद्यार्थी गंभीरता के साथ लगे हुए कि हाँ मुझे निकालना है या वो करना है और तैयार करना अपना, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आपके क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं साथ में। तो पीवाईक्यू करते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और आइडिया भी होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम लोग देखिए पिछली क्लास में हम अभी संस्कृत की रचना और रचनाकार पे ही बात कर रहे हैं। चाहते तो हम एक क्लास में निपटा देते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ इसमें छूटे नहीं। और अच्छी बात ये है कि अब ऐप पे है तो हम बिल्कुल आश्वस्त होकर पढ़ा सकते हैं, निश्चिंत होकर कि कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए संस्कृत साहित्य में आप जब संस्कृत साहित्य में एंट्री करते हैं तो संस्कृत भारत में एक तरीके से देखें तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। इवन लेखन परंपरा में आप देखो ऋग्वैदिक काल से लेकर आज तक ये चला ही आ रहा है। और एक हमारी हिंदी भी अगर देखें ना तो आज भी भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाएं अगर कहें तो उसको समृद्ध करता है। तो एक तरीके से एक जननी के रूप में हम देख पाते हैं संस्कृत को। और संस्कृत एक तरीके से देखें तो सम उपसर्ग एवं क्रिया धातु से कित प्रत्यय से जो है बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्कार संपन्न भाषा या देववाणी या देवताओं की भाषा। और इस तरीके से अगर हम देखें थोड़ा सा संस्कृत को सुविधा के दृष्टि से इसका विभाजन करें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक में जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सभी आते हैं। और लौकिक में देखें तो दृश्य काव्य आता है, श्रव्य काव्य आता है। और दृश्य काव्य में देखें तो दृश्य यानी देखने से, जैसे कवि कालिदास द्वारा जो है अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम ये जो नाटक है तो इन्हें हम देख कर आत्मसात करते हैं। और जो श्रव्य खान है यानी जो सुनकर हम करते हैं, यानी सुनने से उसको आत्मसात करते, रामायण है, महाभारत है। तो ये सुविधा के दृष्टि से हम इसका विभाजन करके समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमें वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के तहत क्या पढ़ना होता है। अब देखिए पिछले क्लास में हमने वैसे रचना और रचनाकारों का नाम याद कराया था। हालांकि क्वेश्चन कराते समय बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि उनकी व्याख्या में बहुत सारी चीजें विश्लेषित हो जा रही है, परंतु हम फिर भी एक बार प्रयास करेंगे कि जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में एक बार आप संक्षेप दृष्टि में यहाँ पे जान लें। बाकी हम एक एक क्लास डेडिकेटेड क्लास उन पे करेंगे। तो हम जब क्रम से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भरत मुनि का देखते हैं। जब आप भरत मुनि के संबंध में पढ़ेंगे तो जो भरत मुनि है उनको संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में अगर कहें कि प्रथम आचार्य कौन है तो भरत मुनि जी हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के पहले आचार्य। लेकिन दिक्कत ये है कि कब ये इनका समय आया इसको लेके बड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी इनका समय द्वितीय सदी माना गया है। लेकिन वो मानने वाले कौन है, द्वितीय सदी बलदेव उपाध्याय ये मानते हैं, बलदेव उपाध्याय कि इनका समय द्वितीय सदी है। तो कभी भरत मुनि जी का आया कि संस्कृत साहित्य में पहले आचार्य इनका समय क्या है, तो समय है इनका द्वितीय सदी। इनकी प्रसिद्ध रचना से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। इनका प्रमुख रचना है नाट्यशास्त्र, है ना, प्रमुख जो है नाट्यशास्त्र है।
और नाट्यशास्त्र के अलावा देखें तो पंचम वेद। तो जो प्रमुख रचना है यानी नाट्यशास्त्र इनका प्रमुख रचना है, प्रसिद्ध रचना है, और पंचम वेद इसे कहते हैं, यानी इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। ये सारे जितने भी चीजें हम बता रहे हैं वो सब पूछे जाते हैं और ये की फैक्ट है। तो नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 5000 श्लोक हैं। और इसी नाट्यशास्त्र पे जो है आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है अभिनव भारती नामक टीका लिखा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध टीका है, इन पे लिखा गया। तो अभिनव भारती अपने ही नाम से अभिनव गुप्त जी ने लिखा है। इसमें 10 प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया गया है, यानी नाट्यशास्त्र में जो 10 प्रकार के नाटक होते हैं कौन कौन से हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है सामान्यतः। इसमें अगर आप देखें नाटक, प्रकरण, अंग, व्यायूग, भाड़, समकार, वीथी, प्रहसन, डिम और इहामृत। हालांकि जब नाटक को आप गद्य विधा में नाटक को विस्तार से पढ़ते हैं तो भी आप नाटकों के क्रम में नाटक, प्रकरण, अंग, व्यायोग, भाड़, समकार, वीथी, प्रहसन, डिम, इहामृत ये सभी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इन्हें विस्तार से देख रहे हैं कि इन्होंने 10 प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया है। आचार्य भरत जो है इन्होंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद जो कहा है, तो इसमें 4 वेदों के तत्व कौन से हैं और हर एक वेद से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, सामवेद से गान या गीत लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनव लिया गया है, अभिनय, और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो ये हम देखने को मिल रहा है हमें कि 4 वेदों से 4 चीजें ली गई हैं, पाठ्य, गान, अभिनय, रस। और 5000 श्लोक का जिक्र है, 10 प्रकार के नाटकों का वर्णन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके जब आप पूरे चैप्टर को इसका पढ़ेंगे तो अध्याय के संबंध में हमने देखा कि कुल 36 अध्याय है, कहीं 37 भी दिया लेकिन 36 मान्य है। तो क्या सारे उतने महत्वपूर्ण हैं हमें पढ़ने के लिए? सारे ही इतने जरूरी हैं? तो 36 अध्याय में जो छठा और सतवां यानी षष्ठ और सप्तम जो अध्याय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में आपको रस और भाव की जानकारी मिलती है। हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, हमें रस से परिचित होना, भाव से परिचित होना है। जरूरी नहीं कि 36 के 36 अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए हमें रस और भाव ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि हमें जो है रस और भाव को पढ़ना है। तो हमें छठे और 7वें अध्याय में ये देखने को मिलता है। इसमें जो है कौन से रस की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि 4 इसमें तो प्रधान रस है। 4 प्रधान रस में श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, विभस है। तो श्रृंगार रस, रौद्र, वीर, विभस का है तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रस की चर्चा नहीं की गई है, और हमें लगेगा कि इसकी चर्चा तो की ही गई होगी, पर जो शांत रस है, शांत रस की चर्चा जो है इनमें नहीं किया गया है। तो प्रधान रस में श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभस। श्रृंगार हो गया, रौद्र हो गया, वीर हो गया, विभस हो गया, लेकिन शांत रस की चर्चा नहीं की गई है। तो ये ध्यान रखिए। अभी हम लोग जो है संस्कृत साहित्य में वैदिक और लौकिक, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और इनके अलावा लौकिक में दृश्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम। देखने में यानी दृश्य काव्य में कौन होता है? श्रव्य में रामायण महाभारत का जिक्र किया। शमोपसर्ग की धातु प्रत्यय से बना है। संस्कृत जिसका अर्थ है संस्कार संपन्न भाषा यानी देवताओं की वाणी। भरत मुनि के संबंध में हमने विस्तार से देखा। 2वीं सदी जिसमें ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर से अभिनय, अथर्व से रस। बाकी देखें तो क्रम से 10 इसमें काव्य की बात की गई, यानी काव्य के गुण 10। तो 10 काव्य गुण की चर्चा नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने की है। 10 दोषों की चर्चा की है और साथ ही 4 अलंकार की चर्चा की है। उन 4 अलंकारों में उपमा है, यमक है, रूपक है, दीपक है। ये 4 अलंकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। इनके अलावा अगर हम देखें कि इसमें जो वृत्तियां हैं वो कितनी है, नाट्यशास्त्र में कितनी वृत्तियों का प्रयोग किया है या उल्लेख किया है इन्होंने, तो वृत्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें 4 वृत्तियों का उल्लेख जो है भरत मुनि जी ने किया है। वो वृत्ति कौन कौन सी है? कैसिकी वृत्ति, भारती वृत्ति, आर्भटी, सात्वती। तो कैसिकी, भारती, आर्भटी, सात्वती ये वृत्तियां हैं।
इतना यदि आपको भरत मुनि के संबंध में जानकारी है तो निसंदेह कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप भरत मुनि के संबंध में गलत नहीं करेंगे। और संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं में आप देखें तो पहले रचनाकार से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। अब कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। अब इस क्रम में हम देखें आगे महत्वपूर्ण कवियों में अशोक घोष। ये क्लास आपका यूट्यूब पे फीचर होगा, 2-3 क्लास रहेंगे, लेकिन पूरा जो क्लास है वो ऐप में ही अब मिलेगा। क्रम से सारे एक एक क्लास डेडिकेटेड वो करके आपको उसी में मिलेगा। देखिए अशोक घोष से संबंधित अगर देखें तो अशोक घोष तो ये पता चलता है अशोक घोष के संबंध में कि ये कहाँ के निवासी थे। तो अलग अलग प्रसंगों से देखें तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ के निवासी थे। अशोक घोष जी साकेत के निवासी थे, जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि अशोक घोष जो है बाद में जो है ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, ऐसा मानने में या सुनने में आता है। और ये भी हर एक राइटर के बारे में कि ये किसके समकालीन है ये जानने का प्रयास होता है। तो 78 ईस्वी में सत्तारूढ़ समकालीन गुरु के तौर पे देखें तो उस समय ये माना जाता है कि कनिष्क उस समय शासनकाल में थे। और चीनी यात्री इत्सिंग और ह्वेनसांग ने तो अशोक घोष की रचनाओं की प्रशंसा भी की है। इनके कुछ रचनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, व्रजसूची, महायान, शुद्धोत्पाद है। लेकिन जो बुद्धचरितम है 28 सर्गों में विभक्त रचना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धचरितम में क्या ऐसा है जो इनका अशोक घोष जी का बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि बुद्धचरितम में भगवान बुद्ध के जन्म, उनका वैराग्य, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, इन सब का वर्णन है। और अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से न सिर्फ हम बौद्ध धर्म के बारे में जान पा रहे हैं बल्कि संस्कृत भाषा का एशिया भर में कैसे प्रसार हुआ ये भी समझ पा रहे हैं। तो ये जो रचना है कहते हैं ना कि संस्कृत में कंप्लीट नहीं उस तरीके से मिल पाया, तो चीनी व तिब्बती भाषाओं से जो है इसका वहां से लेके पुनः संस्कृत में इसका अनुवाद किया गया। तो जब भी हम अशोक घोष को पढ़ें तो किसके समकालीन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रमुख रचना क्या है, रचना का विषय वस्तु क्या है और कितने सर्ग में ये विभक्त है। जैसे इनका बुद्धचरित बहुत इनलाइटन करने वाला ग्रंथ है, वैसे ही इनके ग्रंथ का नाम है एक बुद्धचरित का सौंदर्यनंद। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा अगर देखें तो उतना ही महत्वपूर्ण है सौंदर्यानंद, कहीं कहीं लिखा रहता है सौंदर्यनंद। ये 18 सर्ग में है, 18 सर्ग में विभक्त है। और इसमें गौतम भगवान के सौतेले भाई थे नंद, सौतेले भाई नंद, और उनकी पत्नी का नाम है, उनकी पत्नी थी सुंदरी। तो इस महाकाव्य की रचना में जो है बुद्ध के सिद्धांतों की विवेचना कर लोगों तक पहुंचाया गया है। साथ में ये भी बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है सौंदर्यानंद में कि गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी कि कैसे वो प्रेम पाश में फंसे होते हैं, फिर अपने ही भाई के द्वारा जो है वो मुक्ति मार्ग की तलाश करते हैं। तो इस पे बहुत बढ़िया आप हिंदी साहित्य में लहरों का राजहंस नाटक भी देखेंगे, इसी पे बेस्ड है, मोहन राकेश जी का है। तो बुद्धचरित और सौंदर्यनंद, ये दो राइटर, दो रचनाएं आपको अशोक घोष जी का ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम देखें रचनाकार भाष। भाष जो है संस्कृत के अगर कहें कि प्रमुख नाटककार में किसका नाम लिया जाता है, तो इनको आप एक नाटककार के तौर पे देखें तो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं संस्कृत में नाटककार के तौर पे भाष। वैसे तो कालिदास जी का नाम है ही, लेकिन भास का सबसे पहले नाम आता है। और इतना ही नहीं, कालिदास जी ने भी इनका उल्लेख किया है। कालिदास जी जब मालविकाग्नि मित्रम में इन्हें कहते हैं कि भास जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, तो कालिदास जी ने भास को क्रेडिट दिया है, प्रेरणा स्रोत बताया है। और क्योंकि भास जो है उनका नाम सबसे पहले आता है, तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका समय काल ये कहा जाता है कि कालिदास से पहले, तभी तो उनको क्रेडिट उन्होंने दिया है। ये एक ऐसे राइटर हैं संस्कृत में, इनके 13 नाटक और एकांकी मिलके हो जाते हैं पूरे, और इनका प्रकाशन करवाया था
विद्वान थे गणपति शास्त्र। गणपति शास्त्र करके ये विद्वान है, केरल के प्रसिद्ध विद्वान है। सन 1912 में भास के 13 नाटकों को प्रकाशित करवाया और इनको प्रकाशित करने के बाद ये कहा जाता है कि भास लौकिक संस्कृत के पहले नाटककार के रूप में भी 13 नाटकों के साथ प्रसिद्ध है। थोड़ा सा हम एक एक नाटक के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम क्या है? पहले तो सभी के आपको अंक ध्यान रखने हैं। तो जैसे प्रतिमा नाटकम है, तो प्रतिमा नाटक का आपको याद करना है कि ये कितने अंकों में विभक्त है? 7 अंक में विभक्त है। प्रतिमा नाटक में क्या चीज बताया गया है? राम कथा का वर्णन है। प्रतिमा में राम कथा का वर्णन है। ननिहाल से अयोध्या लौट रहे हैं भरत, और भरत मार्ग में वो प्रतिमा देख रहे हैं। अब इमेजिन करना है आपको, क्योंकि वो यहाँ से बाहर थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे अयोध्या में क्या हो रहा है। और भरत जो है लौट रहे हैं और रास्ते में वो क्या देख रहे हैं? प्रतिमा देख रहे हैं। प्रतिमा यानी मूर्तियां। और किनकी मूर्ति? वहां पे देख रहे हैं अपने पिता दशरथ की प्रतिमा। तो ये प्रतिमा नाम से ही, ये प्रतिमा किसकी देख रहे हैं? दशरथ की प्रतिमा, पूर्वज की प्रतिमाएं देख रहे हैं। तो प्रतिमा नाटकम इसी पे आधारित है। दूसरा है अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम का क्या मतलब है? जैसे प्रतिमा नाटकम 7 अंक में है, ऐसे अभिषेक कितने में है? तो ये 6 अंक में है और ये भी राम कथा पर ही आधारित है। लेकिन अभिषेक नाटकम जो है ये किस पे आधारित है? रामायण की किष्किंधा कांड से युद्ध की समाप्ति तक। तो अगर विषय वस्तु भी पूछ ले तो, हालांकि इतने डिटेल में भी नहीं पूछते, लेकिन हम अपनी तरफ से ये कहीं से भी कोताही नहीं करेंगे कि हम अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो हम कुछ भी छोड़े। ये हमें रहे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है पूरी तरीके से कुछ भी अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है। रामायण की किष्किंधा कांड से युद्ध की समाप्ति जो होती वहां तक की यात्रा अभिषेक नाटक में है। इनके नाटक में पंचरात्र। पंचरात्र जो है ये नाटक कितने अंकों में है? ये 3 अंक में विभक्त है। और पंचरात्र नाटक की कहानी क्या है? ये महाभारत का, अब देखिए ये सब पौराणिक ग्रंथों को ही आधार बना के लिखा गया है। ये महाभारत का विराट पर्व, उसको आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें है कि जो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य दुर्योधन से पांडवों को कहते हैं आधा राज्य दे दो। कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा में दुर्योधन से तुम एक काम करो, पांडवों को आधा राज्य दे दो। 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने के बाद से ही इस नाटक का नाम पंचरात्र रख दिया गया है। 5 रातों में किसको ढूंढा जा रहा? पांडवों को। हालांकि देते नहीं है, भले ही गुरु दक्षिणा में गुरु मांग रहे हैं। एकलव्य ने तो अंगूठा दे दिया था, है ना, लेकिन गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहा गया, तो वो सुई की नोक पर जमीन देने के लिए नहीं तैयार था और नहीं दिया। तो पंचरात्र में उन्हीं 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो है इस नाटक की कथा वस्तु का आधार भी महाभारत है। बस मध्यम व्यायोग में ये ध्यान रखना है, मध्यम पांडव भीम जो है, इनके द्वारा इनके पुत्र का नाम क्या होता है? घटोत्कच। घटोत्कच। तो भीम द्वारा अपने पुत्र घटोत्कच से मध्यम ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का प्रसंग है। मध्यम ब्राह्मण की रक्षा कैसे करनी है, भीम के द्वारा घटोत्कच से करवाना कैसे है, वो उसका वर्णन है। ऐसे एक है दूत घटोत्कचम। दूत घटोच यानी दूत घटोत्कचम, ये भी महाभारत पर बेस है लेकिन एकांकी है। और इसमें क्या है कि इसमें अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु के मृत्यु के बाद कृष्ण द्वारा घटोत्कच को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजा जाता है। किसके पास? धृतराष्ट्र के पास भेजा जाता है। और क्रुद्ध होकर दुर्योधन जो होता है वो घटोत्कच का तिरस्कार करने का प्रसंग, यानी जब इनके कृष्ण पता लगाने के लिए भेजते हैं तो वहां पे जब पहुंचते हैं तो दुर्योधन देख के आग बबूला हो जाता घटोत्कच को, उनको बहुत तिरस्कृत करता। उसी का वर्णन दूत घटोत्कच यानी दूत बना के अभिमन्यु के मृत्यु के बाद कृष्ण द्वारा दूत बना के
भीम को भेजा जाना और भीम के पुत्र दूत उनको घटोत्कच को भेजा जाना और उनका दुर्योधन द्वारा तिरस्कार करना, ये है कथा। इसके बाद है कर्णभारम। कर्णभारम मतलब कर्ण से आपको लगेगा दानवीर कर्ण की चर्चा है और अद्भुत दानशील था। तो कैसे छद्म ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जो आते हैं और उनसे उनका कवच और कुंडल जो है दोनों मांग लेते हैं। तो कवच और कुंडल को मांग लेना वो है कर्णभारम में इनका जिक्र है। इसके बाद दूत वाक्यम में है श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास जाना और दुर्योधन द्वारा फिर उन्हें अपमानित करने और फिर श्री कृष्ण जी अपने विराट रूप में। तो दूत घटोत्कच में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब भेजते हैं तो वो दुर्योधन तिरस्कार करता है। दूत वाक्य में स्वयं जाके मतलब कि एक तरीके से सोचते हैं कि सुलह हो जाए, लेकिन फिर नहीं होता, तो कृष्ण अपने विराट रूप में आते हैं। इसके बाद है उरुभंगम में महाभारत की कथा में कैसे द्रौपदी का अपमान किया जाता है। उनके अपमान के बाद भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन की उरु जो जंघा है, दुर्योधन का जो उरु यानी जंघा, उसको भंग करने की कथा है। बहुत बुरी तरीके से आपने महाभारत देखा होगा कि कैसे उनके जंघा को तोड़ देते हैं, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके बाद है बालचरितम जो है 5 अंकों में विभक्त है ये नाटक, और बालचरितम में कृष्ण की बाल लीला और कंस वध की कथा है। 2 चीजें हैं, एक तो कृष्ण की बाल लीला और इसके अलावा कंस वध। इसके बाद चारुदत्तम में इस नाटक की कथा वस्तु में दरिद्र ब्राह्मण, चारुदत्तम कौन है? दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नामक वेश्या के प्रेम संबंध है। तो चारुदत्त ब्राह्मण और वसंत सेना वेश्या, उनके प्रेम संबंध है। कुल ये 4 अंकों में चारुदत्तम व्याख्यायित है और ये नाटक महाकवि भास की नाट्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आता है चारुदत्तम। इनके अलावा अभिमारकम जो है इनका, ये 6 अंकों में है। अभिमारकम लोक कथा पर बेस्ड है। इसमें एक राजकुमार होते हैं अभिमारकम और राजा कुंती भोज, इनकी पुत्री का नाम कुरंगी है, उनका प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसके बाद प्रतिज्ञा योग गंधरायण जो है, इसमें वत्स नरेश उज्जैन और उज्जैन की दोनों, एक वत्स नरेश उदयन है और उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है प्रतिज्ञा योग गंधरायण में। और इसमें क्या होता है कि परिणय संबंध का चित्रण होता है कि कैसे उज्जैनी के राजा प्रदोत होते हैं, उनके द्वारा उदयन को पहले बंदी बनाया जाता है। फिर जो मंत्री योगंधरायण है उनका अपने नरेश को छुड़ाने की प्रतिज्ञा करना कि हम इन्हें छुड़ा लेंगे, ये सारा कथानक में आता है। और पूरा कथानक कुल 4 अंकों में विभक्त है। स्वप्नवास वदतम कुल 6 अंकों में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 अंकों में विभाजित भाष का अगर कहें सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा, तो यही है। और इसमें वही कथानक आगे जोड़ के इसमें वत्स नरेश उदयन जो है स्वप्न में वासवदत्ता का दर्शन करते हैं, यानी वत्स नरेश उदयन जो है वो स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं, राजकुमारी उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता को। और इसके साथ ही जब देखते हैं तो इस नाटक में राजा उदयन और मगध राजपुत्री पद्मावती से विवाह संबंधी कथानक भी और जुड़ा है। अब हम श्रेष्ठ रचनाकारों के क्रम में बात करते हैं कालिदास जी पे। समय है प्रथम शताब्दी से लेकर चतुर्थ शताब्दी के बीच। संस्कृत साहित्य अगर कहें कि सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार, यानी भास तो पहले हो गए और उन्होंने प्रेरणा स्रोत भी इनको बताया, लेकिन प्रसिद्ध रचनाकार कौन है, तो महाकवि कालिदास। और कोई बहुत प्रामाणिक स्रोत जानकारी इनके बारे में है नहीं। इनके बारे में जो कुछ क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, जैसे उपमा अलंकार के बारे में कहा जाए तो उपमा अलंकार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो उपमा अलंकार के लिए कालिदास जाने जाते हैं। किस वंश से ये जुड़े होते हैं, यानी सेवा दे रहे होते हैं, तो
ये गुप्त काल से संबंधित है उनके लिए, मतलब कि गुप्त काल से इनको जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इनके काव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। तो संस्कृत साहित्य में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में से ये हो गए, है ना। कई स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पे भी इनको देखें और इनके काव्य में यदि देखें तो इनके काव्य में कौन सी रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति की प्रधानता है। कहा जाता है कि वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से भी एक थे और इनके समय में भी ये है कि पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच में जो है ये है कि माने जाते हैं कि हाँ इस समय से इस समय के बीच में रहे हैं। और जन्म काल की तरह ही कहाँ पे ये इनका जन्म रहा है इसको भी लेके बड़ा मतैक्य है। उज्जैन की महत्ता को देखकर जोड़ा जाता वहीं से है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जन्म स्थल को माना जाता है। इनके विवाह के संबंध में बात की जाती है कि विद्योत्मा से इनका विवाह बहुत प्रसंग रहा है, कैसे पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पे रचनाओं पे बात करें तो इनकी रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। जिसमें इनका रघुवंश है वो 19 सर्ग में विभाजित है और रघुवंशी राजाओं का चर्चा किया गया 19 सर्गों में। राजा दिलीप से ये यात्रा शुरू होता है और अंतिम रघुवंशी शासक अग्निवर्ण तक जाता है। ऐसे ही कुमार संभवम की बात करें तो कुमार संभवम जो है ये 17 सर्गों में जो है विभक्त है, जिनमें से अगर 17 सर्गों में कालिदास की प्रथम कृति देखें तो ऋतुसंहारम है और ऋतुसंहारम जो है इनकी कहते हैं कि 6 सर्गों में अगर विभक्त देखें इस खंड में भारत के प्रमुख 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है बहुत ही मनोरम ढंग से। इनके अलावा मेघदूत, मेघदूत जो है खंड काव्य है और इसके अगर देखें तो 2 भाग है खंड काव्य के। एक इसमें है पूर्व मेघ करके है और दूसरा उत्तर मेघ है। ये एक गीत काव्य मेघदूत और इसमें कुबेर की राजधानी अलकापुरी से यक्ष का निष्कासन और पत्नी वियोग में मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर भेजने का वर्णन है मेघदूतम में। इनके अलावा देखिए 3 इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं और तीनों में अगर देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभक्त है और इसके संबंध में कि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस कृति के संदर्भ में क्या कहा जाता है? कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्य में अगर देखें तो काव्य के प्रकार में नाटक विशेष सुंदर है और ये जो काव्यम नाटकम रम्यम है ना, ये 24 प्रकार के छंदों से पूर्ण इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला, किसका? दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय मिलन एवं वियोग की कथा है। मालविकाग्निमित्रम इनका है। मालविकाग्निमित्रम जो है ये 5 अंकों में विभक्त है और इसमें कुल 96 श्लोक है। इस नाटक में अग्निमित्र और मालविका सुंग वंशीय जो राजकुमार है, क्या नाम है इनका? अग्निमित्र, और मालविका के प्रेम और विवाह का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम जो है ये 5 अंकों में विभाजित इस नाटक में राजा पुररवा और अप्सरा जो है उर्वशी, इनके प्रणय की कथा है। नाटक को त्रोटक भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है त्रोटक, विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक भी कहते हैं। इसके बाद देखिए भारवी जो है भारवी रचनाकार हैं और इनके किराता अर्जुनियम बहुत महत्वपूर्ण है। भारवी का किराता अर्जुनियम, भारवी के संबंध में भी देखें तो भारवी का समय काल वही लगभग छठी सदी ईस्वी तय किया गया और दक्षिण भारत में अगर कहें कि भारत के एहोल अभिलेख में भी भारवी का उल्लेख मिलता है और कुछ विद्वान तो मानते हैं कि कविराज भारवी जो है चालुक वंशीय जो विष्णु वर्धन है उनके ये सभा पंडित थे। इनकी माता का नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे माता का नाम सुशीला है और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे श्रीधर। इनकी कविता जो है कहा जाता है नारिकेल के समान है, यानी नारियल फल के समान से रुक्ष, यानी जो नारियल फल अगर आप ऊपर से देखें तो वो जो है ऊपर से बड़ा रुक्ष लगेगा, लेकिन जैसे ही आप नारियल का अंदर का सतह देखें तो बड़ा सरस लगेगा। इनकी कविता का उपमा उससे दिया गया है। और भारवी जो है ये भारवी जो है दंडी के ये प्रापितामह है।
और इनको जो है, इनके जैसे उपमा के लिए आप कालिदास को देखते हैं प्रसिद्धि मिला है, ऐसे ही अर्थ गौरव के लिए नहीं जाना जाता है, अर्थ गौरव के लिए। हालांकि हम किराता अर्जुनियम पे बात करें, ये कीर्ति का आधार है उनकी किराता अर्जुनियम, एकमात्र रचना उनका ये है, उदात्त गुणों से परिपूर्ण। जब बृहत्रयी की बात करते हैं तो शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, नैषध चरितम तीनों होते हैं बृहत्रयी में। ये जो किराता अर्जुनियम है, ये इसमें अगर देखें तो कौन सा रस प्रधान रूप में देखने को मिलेगा, वीर रस प्रधान रूप में। और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रचना ऐसा है जो प्रारंभ श्री श्लोक से होता है और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद आता है। जब हम लोग प्रीवियस का क्वेश्चन लगा रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था ना कि अंत में लक्ष्मी से हो, शुरुआत जो है उसका श्री से होता है, ये किस में होगा, तो इसी के संबंध में कहा गया है। इसके बाद देखें तो 18 सर्गों में ये विभक्त है और ये महाभारत के वन पर्व पर बेस्ड है, आधारित है महाभारत के वन पर्व पर। वीररस प्रधान इस ग्रंथ में कौरवों पर विजय पाने के लिए कैसे अर्जुन द्वारा शिव की तपस्या की जाती है, शिव का किरात रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध, फिर प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया जाता है, ये पूरा किराता अर्जुनियम का कथानक है। माघ का है, कवि माघ का शिशुपाल वधम। महाकवि माघ जो है, ये जो थे इनके पिता का नाम था दत्तक, इनके पिता दत्तक थे और पितामह इनके सुप्रभु देव करके थे। पूछ लिया जाता है, ये सब भी पूछा जाता है। बाकी इनका राजस्थान में भीनमाल से संबंध था और इनके संबंध में जैसे हमने उपमा के बारे में कालिदास को देखा, अर्थ गौरव के लिए भारवी को देखा, ये तो उपमा के लिए भी, अर्थ गौरव के लिए भी, और तीसरा जो है पद लालित्य। तो ये क्वेश्चन आता है ये तीनों के लिए, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो इकलौते माघ कवि। इनके संबंध में कहा जाता है ना, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनाम पद लालित्यम माघे संतृतो ताहुड़ा, ये कहा जाता है। बाकी जब हम शिशुपाल वधम की बात करते हैं तो एकमात्र रचना इनका है और ये कितने 20 सर्गों में विभाजित इस ग्रंथ की कथा महाभारत से है, जिसमें नारद द्वारा श्री कृष्ण से शिशुपाल द्वारा किए गए जो पूर्व जन्म के अत्याचार हैं और श्री कृष्ण द्वारा जो शिशुपाल का वध किया जाता है उसका वर्णन है। लेकिन एक ही है अपने आप में, इस तरीके से है कि प्रसिद्धि का आधार बन जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अन्य रचनाकारों की बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम एटलीस्ट 4-5 या 10 PYQ इसमें कर ले रहे हैं क्योंकि इस क्लास में एक भी PYQ नहीं कर पाए, पिछले 2 क्लास में हमने किया था। देखिए, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो हमने पहले ही देखा उपमा के लिए। उपमा कालिदास से भारतीय अर्थ गौरव दंडिना पद लालित्यम माघे समित्रो गुणा। देखिए, उपमा कालिदास के लिए भारवी, अर्थ गौरव के लिए दंडिना पद लालित्यम माघे, है ना। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि है, अभी हमने देखा अर्थ गौरव, पद लालित्य, तीनों के लिए कालिदास, भारवी, माघ, दंडी। संस्कृत वाङ्मय में अपने पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी, संस्कृत वाङ्मय में अपने पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस विषय में देखिए, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संतृतो गुणा, ये बहुत प्रसिद्ध है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब आपको लग रहा होगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा हो रहा होगा। भवभूति का मूल नाम क्या था, भवभूति का मूल नाम, एक जगहों पे हम सारे लोगों का नाम भी बता देंगे एक साथ, श्रीपति, श्रीकंठ, दामोदर, नीलकंठ। तो देखिए, भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ, ठीक है। भवभूति जो है इनका मूल नाम क्या है, श्रीकंठ है। इनके द्वारा लिखित 3 नाटक है, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। अब आप इनमें से अच्छे से मिला सकते हैं कि इनकी कौन सी रचना है। जैसे अगर आपको पता हो कि कालिदास किसका है, कालिदास का ऋतु संहारम है, फिर इसके बाद क्या है, श्रीहर्ष का क्या है, बाणभट्ट, कादम्बरी, श्रीहर्ष। अब ये 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, बृहत्रयी में कौन सा आता है, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। 3 रचनाएं किसकी है, भवभूति की है।
तो ये हम कैसे मिलाएंगे कि कालिदास ऋतुसंहारम 2 गीतिका भी इनका हो गया, और भवभूति उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। डंडी 10, देखिए 10 डंडी, 10 डंडे ऐसे याद कर सकते हैं। 10 कुमार चरितम को 10 डंडे। भवभूति का उत्तर राम महावीर चरितम ये बताए थे। बाणभट्ट कादम्बरी, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम रेत्रयी में आता है। मालविकाग्नि मतलब नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो 3 ही नाटक है कालिदास जी का, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, भवभूति का उत्तर रामचरितम। भास के कुल 13 नाटक है। 12वीं नाटक का नहीं, इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है जो कि महाकाव्य है। इनमें जो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? देखिए, प्रतिमा नाटकम कालिदास की रचना नहीं है, भाष के 13 नाटकों में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम कालिदास के हैं। इनमें से कौन सी रचना 12वीं की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, रघुवंश महाकाव्यम, किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम 12वीं द्वारा रचित महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम 12वीं द्वारा रचित महाकाव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम एवं रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम डंडी की रचना है। 10 डंडी, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है? बेड़ी संघार नाटक, इसका अंगिरस क्या है? बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस वीर रस है। इसकी रचना भट्ट नारायण ने की है। तो बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस वीर रस, इसकी रचना भट्ट नारायण ने की है। 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उनके रक्त से द्रौपदी की बेड़ी अर्थात बालों को बांधने अथवा संवारने का चित्रण है। बेड़ी संघार का नायक भीम है जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके पीछे देखिए कथानक क्या है। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर रस है। वीर रस है, इसकी रचना किसने की है? भट्ट नारायण ने की है। 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उनके रक्त से द्रौपदी के बेड़ी अर्थात बालों को बांधने अथवा संवारने का चित्रण है। बेड़ी संघार का नायक भीम है जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। वीथी क्या है? वृत्ति, अभिनय, संधि, रूपक। तो इसमें वीथी क्या है? वृत्ति है, अभिनय है, संधि है, रूपक है। देखिए यहाँ पे नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के कुल 10 भेद है, जिनमें एक नाटक वीथी भी है। रूपक के 10 भेद है नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समोकार, डिम, याम्रिक, अंक, वीथी और प्रासन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? उठो जागो प्राप्य, कठ, प्रश्न, छांदोग्य, मुंडक। ये सूक्ति है कठोपनिषद से लिया गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत। तो यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लगभग ये 40 मिनट का हो जा रहा है। और प्रीवियस की क्लास में भी हमने 3 से 4 क्लास हो गया लगभग। ऐप पे आपको, ऐप में जाएंगे, परचेज करेंगे तो प्रॉपर पूरा ही क्लास आपको मिलेगा। और काफ़ी अभी क्लास आपके आएंगे सारे, इसमें PYQ रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो काफ़ी आई थिंक 30 से 40 क्लास ज़रूर हो जाएगा संस्कृत का। लेकिन अपने आप में क्लास सफिशिएंट होगा संस्कृत साहित्य में, फिर आपको कहीं से कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन का टाइटल भी मतलब एक तरीके से हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को भी लगा ले रहे हैं यहीं पे, और बहुत विस्तार से इसको कर भी ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी कोई भी डाउट हो तो मैंने नंबर के लिए आपको पहले ही बताया है कि ये है नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिएगा, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐप में जैसे बताया जाके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, क्रम से आपको वीडियो वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ पे अगर कर देंगे तो एक ग्रुप बना देंगे, उसमें जुड़ता रहेगा। बाकी जो भी क्लास अब आएंगी ऐप पे, पारिभाषिक शब्दावली का या कुछ का, बहुत ही मिनिमम फीस में रहेगा, लेकिन कोई भी चीज़ शुरुआत होगा उसका एंड भी मतलब कि पूरा ही कंप्लीट होगा अपने आप में। कोर्स अब जो भी रहेगा छोटा छोटा ही अलग अलग ही करके रहेगा, भले ही मिनिमम कॉस्ट में रहे, जिसको जो पढ़ना है बस वो वही पढ़े। क्योंकि मेरे वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होता है कि हम 5 मिनट में 10 मिनट में चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करते, तो किसी को पूरा अगर वो डेडिकेशन के साथ लगना है तो मुझे लगता है उसी के लिए बेनिफिशियल है, जो कि यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे वो। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ वहाँ पे लाना पड़ा, और मुझे लग रहा है 99 कुछ भी नहीं है 6 महीने के लिए आपको अगर कवर करना है इस चीज़ को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।